1 नवंबर 1955 की शाम को 6 बजे डगलस एयरपोर्ट अमेरिका में एक प्लेन, छोटा सा प्लेन DC-6 जिसका मॉडल था, वो लैंड हुआ और आराम से अपने आके यार्ड में वेट करने लगा क्योंकि उसे अभी कुछ ही देर बाद वहां से उड़कर सिएटल में जाना था। तकरीबन शाम के 6:52 पर वो प्लेन वापस उड़ चुका था और अभी हवा में था और जल्दी ही सिएटल में लैंड करने वाला था, लेकिन वो प्लेन कभी सिएटल पहुंचा ही नहीं। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? कौन बैठा था इस प्लेन में जिसकी वजह से सारा कांड हुआ? लेकिन उससे पहले अपने दिल में बैठे हुए क्रू मेंबर से कहिए कि वो लाइक बटन को दबा दें और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिखना तो बिल्कुल मत भूलें क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। टाइम था सन 1902 का, जब अमेरिका में डेजी एल्डोरा किंग नाम की इस बच्ची का जन्म हुआ। असल में बच्ची बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई थी, इतनी गरीब कि इसके माँ बाप इसे पाल भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया किसी के अडॉप्शन के लिए। लेकिन बदकिस्मती से इस बच्ची को कोई अच्छा परिवार मिल नहीं पाया और ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय, अपनी पूरा बचपन और अपनी आधी से ज्यादा जवानी इस अनाथालय में ही रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई उसे आकर अडॉप्ट करेगा। लेकिन अडॉप्ट किसी ने भी नहीं किया। खैर, समय जैसे जैसे धीरे धीरे बीतता रहा, सन 1923 का समय आ चुका था, यानी कि 1923, जब फाइनली डेजी को थॉमस गैलेगर नाम का एक बंदा मिला, एक लड़का मिला। और असल में जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को देखा पहली बार, डेजी अनाथालय में ही खड़ी थी और ये थॉमस वहां पर बच्चों को खाना पानी खिलाने के लिए आया था। और जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो ये लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन था। यहाँ पर जल्दी इन दोनों ने शादी भी कर ली और इस शादी से डेजी को हेलन नाम की एक बच्ची पैदा हुई। लेकिन इस बच्ची के होने के बाद से ही डेजी की लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें चलने लगी। उसका पति यानी कि थॉमस उसके साथ मार पिटाई करने लगा, ना ही उसको घर चलाने के लिए पैसे वैसे दे रहा था, उसके साथ सारा दिन मार पिटाई करता, नशे पते फूंक कर सारा दिन भंड रहता। और इसी वजह से यहाँ पर डेजी परेशान होकर डेजी ने थॉमस को तलाक दे दिया और वो हेलन को अपने साथ लेकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। लेकिन अब इस दूसरी जगह पर शिफ्ट होते ही डेजी को सन 1929 में विलियम ग्रैहम नाम का एक और आदमी मिला और जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को फिर से देखा, अब यहाँ डेजी को फिर से इस विलियम ग्रैहम के साथ प्यार हो चुका था और जल्दी ही एक दूसरे के साथ इन दोनों ने कमिटमेंट कर ली कि हाँ, वो जल्दी ही शादी करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर विलियम ग्रैहम को पता था कि डेजी की एक पहले से ही बेटी है, तो उसने एक डेजी को समझा दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम इस बच्ची को छोड़कर नहीं आती। अब ये बेचारी डेजी हेलन को कहां ही छोड़ती, उसने फिर से हेलन को एक अनाथालय में भर्ती करवा दिया और खुद ने जाकर सन 1932 में विलियम ग्रैहम के साथ शादी कर ली। डेजी और विलियम की शादी के कुछ टाइम बाद ही, या मैं कहूं कुछ महीनों बाद ही, इन दोनों को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने जॉन रखा, लेकिन उसका निकनेम जैक भी था। तो मैं आपको पूरी वीडियो में इसको जैक के नाम से ही रेफर करूंगा। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है इस जैक के ऊपर और डेजी के ऊपर ही। लेकिन डेजी और विलियम वाली शादी भी लंबी नहीं चली क्योंकि सन 1935 में बेचारे विलियम की मौत हो चुकी थी और उस टाइम पर इन दोनों की शादी से पैदा हुआ जैक, वो सिर्फ अभी 3 साल का ही था और वो भी निमोनिया से पीड़ित हो चुका था। अब यहाँ विलियम के मरने से डेजी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। ये परिवार पहले से ही गरीब था, अब और ज्यादा गरीब होने वाला था क्योंकि जो घर का खर्च चलाने वाला एकमात्र बंदा था वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। 1930s में आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, मंदी बहुत ज्यादा आई थी और बड़े बड़े व्यापार डूब चुके थे। अब इस चीज से परेशान होकर डेजी ने फिर से ग्रैहम को उठाया और एक अलग अनाथालय में उसे छोड़कर आ गई। लेकिन जैसे ही डेजी ने जैक को अनाथालय में छोड़ा, उसके बाद से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। डेजी कभी भी अपने बेटे से मिलने के लिए उस अनाथालय में नहीं गई क्योंकि यहाँ पर डेजी एक अलग पार्टनर की तलाश में थी। वो चाहती थी कि वो फिर से शादी कर ले और अपना फिर से घर बसाए और ये सपना पूरा हुआ सन 1941 में जब उसे अर्ल किंग नाम का एक बंदा मिला और इन दोनों ने वापस शादी कर ली। यहीं से ही डेजी का नाम पूरा डेजी एल्डोरा किंग भी पड़ा। लेकिन अब की बार जो डेजी की शादी हुई थी यानी कि अर्ल किंग के साथ, ये अर्ल किंग बहुत ज्यादा मोटी पार्टी था, मतलब इसके पास पैसा बहुत ज्यादा था। और जैसे ही डेजी ने अर्ल किंग के साथ शादी करी तो यहाँ डेजी उसकी संपत्ति की हकदार बन चुकी थी और जल्दी ही सन 1945 में, सिर्फ 4 साल ही हुए थे अभी शादी को, सन 1945 में अर्ल किंग की भी डेथ हो चुकी थी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और उसकी जितनी भी सारी संपत्ति थी वो अब सीधे तौर पर डेजी के पास आ चुकी थी। अब इतना सारा पैसा डेजी के पास आया था तो उसने सोचा कि मैं इस पैसे को अच्छी जगह लगाऊंगी। उसने डेनवर में रहते हुए काफी सारे रेस्टोरेंट्स की चेन शुरू कर दी, अलग अलग जगह पर उसने अपने रेस्टोरेंट शुरू कर लिए। अब क्योंकि उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो होता जा रहा था तो उसने अपनी बेटी हेलन को भी कांटेक्ट किया और कहा कि तुम अगर चाहो तो तुम मेरे पास आकर नौकरी कर सकती हो, यहाँ मेरे पास काफी सारा पैसा है, तुम यहाँ आराम से मेरे साथ रह सकती हो। इसके अलावा वो अपने बेटे यानी कि जैक के साथ भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। वो ढूंढ रही थी कि आखिर जैक है कहां पर, क्योंकि अब उसके पास पैसा आ चुका था तो वो अपने दोनों
दोनों बच्चों को आराम से पाल भी सकती थी। अब हम थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं और बात करते हैं सन 1954 की, जब फाइनली ये टाइम आ चुका था जब पहली बार इतने सालों में पहली बार डेजी अपने बेटे जॉन को यानी कि जैक को देखने वाली थी और उसने कांटेक्ट बना लिया था, उसने ढूंढ लिया था कि आखिर उसका बेटा अब अमेरिका में है कहां पर। उसने जैसे ही जैक के साथ कांटेक्ट बनाया उसने सीधे तौर पर जैक को कह दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, यहाँ डेनवर में, यहाँ मेरा अच्छा खासा रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चल रहा है, तुम यहाँ पर आकर मैनेजर की नौकरी कर लेना, तुम्हारे नीचे एक पूरा रेस्टोरेंट रहेगा, तुम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। अपनी माँ की बात सुनकर जैक, जिसके पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं था, वो एक अलग अनाथालय में शिफ्ट हो चुका था, वहां से अपना सारा तामझाम समेट कर सीधा डेनवर आया अपनी माँ के पास और वहीं के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के पद पे नौकरी करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो नौकरी कर रहा था कुछ ही हफ्तों में उसको ये एहसास हो गया और उसके मन में गुस्सा पनप गया कि ये वही माँ है जो उसको कभी पहले जिंदगी में एक अनाथालय में छोड़कर चली गई थी। अब वो उसके ही नीचे नौकरी कर रहा है, ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ा धब्बा वो अपने आप को मान रहा था। लेकिन उसने ये बात कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करी। सन 1954 में ही उसको एक ग्लोरिया नाम की लड़की भी मिली। 22 साल के जैक ने अब इस ग्लोरिया के साथ शादी कर ली और ये दोनों इस डेनवर में ही एक अलग अपार्टमेंट लेकर वहीं पर किराए पर रहने लगे। उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी, वो सुबह उठता, एक अलग रेस्टोरेंट में जाता, वहां मैनेजर पद की नौकरी करता, शाम होते होते वापस अपने घर आता, ग्लोरिया के साथ रातें बिताता और फाइनली अब जिंदगी सही ठीक ठाक चल भी रही थी। लेकिन यहाँ डेजी को यह एहसास हो चुका था कि उसका बेटा जिसको उसने नौकरी के ऊपर रखा हुआ है ये उसे कहीं ना कहीं काफी जल रहा है। वो उसको बस बोल नहीं रहा लेकिन वो जल तो रहा है। तब यहाँ पर डेजी ने सोचा कि क्यों ना वो एक बार इस जैक का पास्ट देखे कि आखिर उसने पास्ट में क्या क्या किया है। तो यहाँ पर डेजी ने अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जैक का नाम भेजा, उसका पूरी कुंडली निकालने के लिए भेजी कि कहीं इसने कोई 2 नंबर का काम तो नहीं किया। तब यहाँ पर डेजी को पता लगा कि सन 1951 में जैक को गिरफ्तार किया गया था एक अलग राज्य की पुलिस ने, क्योंकि जैक एक छोटी मोटी कंपनी में नौकरी कर रहा था और उसने अपने मैनेजर के साइंस को कॉपी करके फ्रॉड चेक्स के ऊपर साइन कर लिए और उसको जाकर बैंक में रिडीम भी करवा लिया और काफी मोटा पैसा उस बैंक से निकलवा कर उस कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अब जैसे ये बात कंपनी को पता लगी उन्होंने जैक को पकड़ा और सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो तो नौकरी यहाँ जैक के हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जैक नहीं रुका। उसने अलग अलग तरीकों से स्मगलिंग करनी शुरू कर दी, सिर्फ और सिर्फ दारू की। उसको दारू पीने का काफी ज्यादा शौक चढ़ चुका था। वो अलग अलग अमेरिका के राज्यों से काफी सारी दारू की बोतलों को अलग अलग स्टेट से इंपोर्ट करवाता, अलग अलग तरीकों से, स्मगलिंग के तरीकों से मेनली तो। और जब पुलिस ने ये बात देखी तो 1952 में उसे वापस पकड़ लिया और वापस जेल के अंदर भेज दिया। 3 महीने जेल में बिताने के बाद वो वापस बाहर आया और इधर उधर अब धक्के ही खा रहा था नौकरी की तलाश में। और तब 1954 में डेजी ने उसे अपने पास बुला लिया था। तो जब ये बात डेजी को पता लगी कि उसके बेटे ने पिछली लाइफ में अपने ये कांड किए हुए हैं तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी अपने बेटे की कि आखिर उसने सब कुछ क्यों किया। वो चाहता तो पहले भी मेरे पास आ सकता था। 1954 का अब एंड आ चुका था और फाइनली अब तक यहाँ पर जैक को अपने ही माँ के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हुए तकरीबन 7-8 महीनों का समय बीत चुका था। लेकिन तब एक दिन वो भी आया जब जैक के ही जिस रेस्टोरेंट में जैक काम कर रहा था उस रेस्टोरेंट में आग लग गई और सारा का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रॉपर रेस्टोरेंट पूरा लॉस में जा चुका था। अंदर किसी की जान वान तो नहीं गई थी लेकिन सामान जो भी था, अंदर जो भी चीजें रखी हुई थी वो सारा जल चुका था। अब जैसे ये बात जैक को पता लगी उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कोई ज्यादा टेंशन नहीं ली। उसकी माँ ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट्स के इंश्योरेंस हो चुके हैं और अगर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उस चीज का क्लेम दे देगी। अब जैसे ये बात जैक को पता लगी तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और जल्दी ही जैक ने अपनी माँ के साथ मिलकर उनसे इंश्योरेंस कंपनी में वो पेपर्स रखे, अपने रेस्टोरेंट्स के फोटो वगैरह जो थे वो उस इंश्योरेंस कंपनी में दिए। सर्वे करवाए गए कि हाँ रेस्टोरेंट जला है या नहीं और प्रॉपर तरीके से सब कुछ लीगल पाने के बाद बहुत मोटा पैसा यहाँ जैक की माँ को उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिला और वो पैसा जैक की माँ डेजी ने जैक को दे दिया। कहा कि जाओ तुम एक और नया रेस्टोरेंट बना लो इन पैसों से और उसमें जाके आराम से नौकरी करो। लेकिन यहाँ पर जैक को एक बहुत बहुत ज्यादा भयंकर आइडिया मिल चुका था इस इंश्योरेंस का। वो ये बात सोचने लगा था कि अगर एक रेस्टोरेंट के जलने पर मुझे इतना सारा पैसा मिल सकता है तो क्यों ना मैं अपनी माँ को ही मार दूं उसका इंश्योरेंस करवा कर, तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। सोचकर देखिए आप वो क्या सोच रहा था, क्या चल रहा था उसके माइंड में। वो प्लान बना रहा था कि मैं अपनी माँ का कत्ल कैसे करूं कि ये बिल्कुल नेचुरल भी लगे और उसे इंश्योरेंस का बहुत मोटा पैसा भी मिल जाए। वो अपनी माँ को बार बार कन्विंस कर रहा था इस बात के लिए कि किसी तरीके से उसकी माँ खुद से ही अपना इंश्योरेंस करवा ले और उसमें नॉमिनी उसके बेटे यानी कि जैक को बना दे। लेकिन उसकी माँ इस चीज को करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जैक ने एक बात नोटिस करी कि उसकी माँ को प्लेन में यात्रा करना बहुत ज्यादा
पसंद है। उसकी माँ लगातार बार बार साल में कई बार अपनी बेटी हेलन से मिलने के लिए दूसरे स्टेट में जाया करती थी और हमेशा ही वो प्लेन से यात्रा किया करती थी। और ये बात जैक के मन में बैठ चुकी थी कि हाँ, उसकी माँ प्लेन से भी तो यात्रा करती है, तो यहाँ भी तो कुछ दुर्घटना हो सकती है उनके साथ। और इसी चीज का उसने फायदा भी उठाया। जी हाँ, ये वो टाइम था जब प्लेन इंडस्ट्री के अंदर कोई ज्यादा खास रेवोल्यूशन आया नहीं था अभी तक। अभी भी वो प्रोपेलर वाले इंजन ही चला करते थे, मोटर वाले इंजन ही चल रहे थे, जेट इंजन अभी आए नहीं थे दुनिया में। और इतनी सेफ नहीं मानी जाती थी उस टाइम पर प्लेन से यात्रा करना। लोग प्लेन में बैठने से डरते थे और उस टाइम पर इस तरीके की दुर्घटनाएं होना बहुत बहुत ज्यादा आम बात थी। तब यहाँ पर उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अगर तुम प्लेन में यात्रा करती हो इतनी सारी, तो क्यों ना तुम अपना इंश्योरेंस करवा लो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो हम कम से कम तुम्हारा इलाज तो करवा लेंगे। अगर तुम बच गई तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, अगर तुम्हारे साथ कुछ और अनहोनी हो गई तो उसका बदले में हमको पैसा तो मिल जाएगा कम से कम, तो हम अपनी जिंदगी तो कम से कम अच्छे से काट लेंगे। और जब ये बात डेजी ने सुनी तो हाँ, उसको समझ में आ गई कि उसको इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। फाइनली जैक के कहने पर डेजी ने इंश्योरेंस करवा लिया और उसमें नॉमिनी जैक को बनाया गया। और जैसे ही ये इंश्योरेंस हुआ उसके बाद से ही यहाँ जैक ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि आखिर वो अपनी माँ से बदला कैसे ले सकता है, क्यों उसकी माँ ने उसे बचपन में लावारिस छोड़ दिया था और अब कैसे वो उस चीज का बदला लेगा। अब आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा अपसेटिंग होने वाली है, तो मेरी आपके लिए ट्रिगर वार्निंग, अगर आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। दिन आ चुका था 25 अक्टूबर 1955 का। सुबह सुबह जैक अपनी पत्नी ग्लोरिया के साथ अपने घर में उठा। उठते उसने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके वो अपने रेस्टोरेंट में आ चुका था। पूरा दिन वहां पर बिताने के बाद शाम को वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकला, अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर सीधा पास ही के गांव में गया, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि यहाँ इस गांव के अंदर डायनामाइट मिलता है। जो भी मिलिट्री से डायनामाइट डिस्पोज किया जाता है या फिर वहां से गुम होता है तो उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में डायनामाइट इसी गांव में आता है। और उसने लिंक भी निकाल लिया था कि आखिर उसे डायनामाइट मिलेगा कहां से। वो अपनी गाड़ी उठाकर इसी गांव में गया, वहां जाकर अपने उस नॉन के बंदे से मिला और कहा कि मुझे डायनामाइट चाहिए। सोचकर देखिए आप, उसने यहाँ पर 3 किलो डायनामाइट अपने साथ अपनी गाड़ी में रखवा लिया। उसके बदले उसने उस बंदे को पैसे दिए और वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर आ चुका था। घर आते ही उसने अपने 3 किलो डायनामाइट को डिग्गी से बाहर निकाला, कार की डिग्गी को वापस बंद किया, अपने ऊपर घर पर लेकर गया और वहीं पर उसने उस डायनामाइट को 25 अलग अलग स्टिक्स के अंदर काटना शुरू कर दिया। 25 अलग अलग स्टिक्स लगाकर उसने वो तारों से जोड़ा, पूरा का पूरा एक बॉम्ब तैयार कर लिया। उसने एक साथ में बैटरी भी उससे कनेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पर इस बॉम्ब को टाइमर की जरूरत थी। उसने एक नॉर्मल सिंपल सा टाइमर जो था 1 घंटे का, वो भी इसके साथ अटैच कर लिया। लेकिन ये बॉम्ब अभी भी पूरे तरीके से बना नहीं था, ये जस्ट अभी रखा गया था, ये मॉडल तैयार करके रखा गया था। अभी भी इसके अंदर वायरिंग वगैरह करने की जरूरत थी। अब वो मौका ढूंढ रहा था कि कब उसकी माँ एक प्लेन में यात्रा करेगी। बदकिस्मती से 28 अक्टूबर 1955 के दिन जैक की माँ ने जैक को बता दिया कि 1 नवंबर की शाम की उसकी फ्लाइट है, वो हेलन से मिलने के लिए जा रही है। तब यहाँ जैक ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप मिलने के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। 1 नवंबर 1955 की दोपहर आ चुकी थी। दोपहर को जैक ने अपनी माँ डेजी को कह दिया कि तुमको शाम को एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगा, तुम कोई टैक्सी वगैरह बुक मत करना। डेजी ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे छोड़ाना, मुझे टाइम से पहुंचा देना, बस और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शाम होते होते डेजी ने अपना सूटकेस पैक किया, सूटकेस को जैक की गाड़ी में रखा जो कि अब उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। जैक भी उस गाड़ी में खड़ा वेट कर रहा था। तुरंत ही डेजी भी आकर जैक के साथ गाड़ी में बैठ गई और अब ये गाड़ी डेनवर एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही यहाँ जैक ने डेजी को कहा कि तुम अंदर जाकर चेक इन करो, मैं यहाँ पर गिफ्ट लेकर आया हूँ हेलन के लिए और वो गिफ्ट तुम्हें जाकर हेलन को देना है। मेरी तरफ से उसके लिए ये क्रिसमस प्रेजेंट होगा, क्योंकि तुम तो अब जा रही हो, बाद में मैं किसके हाथ भिजवाऊंगा, क्रिसमस आने वाला है। यहाँ पर डेजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी बहन की इतनी केयर कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेजी वहां गाड़ी से उतरी, अपनी जो टिकट वगैरह थी उसने वो हाथ में ले रखी थी और अब जाकर वो अंदर चेक इन वगैरह करने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी से उतरकर अब अंदर की तरफ जाने लगी, पीछे से यहाँ जैक गाड़ी से बाहर निकला। उसने डिग्गी खोली, डिग्गी खोलकर उसने वो सूटकेस खोला जो कि अब डेजी उसके साथ अंदर लेकर जाने वाली थी। सूटकेस खोलकर उसने काफी सारे कपड़े डेजी के बाहर निकाल दिए और जो अपने साथ वो उसने बॉम्ब तैयार किया था उसके अंदर 1 घंटे का टाइमर लगा दिया। वो जो टाइमर उसने वो सिंपल सी घड़ी लगाई थी, वो 1 घंटे के टाइमर वाली 1 घंटे की स्टॉप वॉच, वो उस बॉम्ब के साथ कनेक्ट करी। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर वो पूरा बॉम्ब रखा, गिफ्ट बॉक्स को ऊपर से सील कर दिया और वो पूरा का पूरा डब्बा, वो जो कपड़े निकाले थे उसने उस सूटकेस के अंदर से उस जगह पर रखते ही उसने वो सूटकेस ऊपर से बंद किया और सीधा उस सूटकेस को बाहर निकालकर वो डेजी के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचते उसने डेजी को आवाज लगाई और डेजी को कहा कि ये तुम्हारा सूटकेस है तो तुम ले जाओ अंदर, मैं यहाँ गाड़ी अभी भी पार्क करके आया हूँ और मैं वापस अब घर जा रहा हूँ। डेजी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चली जाऊंगी, तुम अच्छे से घर जाना और अपना ख्याल रखना, काम धंधे को अच्छे से देख लेना। ये अंतिम बार था जब जैक अपनी माँ डेजी से मिला था। लेकिन ये सब करने के पीछे मोटिव क्या था? एक तो वो हो गया कि हाँ, वो अपनी माँ से बदला लेना चाह रहा था कि उसकी माँ ने उसे बचपन में अनाथालय में छोड़ दिया और उसके जितने भी बचपना था वो सारा गुम हो चुका था और इस चीज का गुस्सा जैक के अंदर भरा हुआ था। दूसरा ये कि हाँ, उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस करवा
करवा रखा था और उस इंश्योरेंस से उसको काफ़ी सारा पैसा भी मिलने वाला था, क्योंकि नॉमिनी यहाँ जैक खुद था। लेकिन यहाँ तीसरा कारण यह था कि जैसे ही उसकी माँ मरेगी, यानी कि जैक की माँ डेजी की डेथ होगी, तो जितनी भी प्रॉपर्टी डेजी के नाम पर है वो सारी की सारी जैक को ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि उसने धोखे से सारी की सारी वसीयत बनवा ली थी अपने माँ की कि हाँ जैसे ही उसकी माँ मरेगी सारी की सारी प्रॉपर्टी जैक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर उसके लिए एडवांटेज ये भी थी कि उस टाइम पर यानी कि 1950s में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ही प्लेन के अंदर बैठना एक बहुत बड़ा हवा माना जाता था। मतलब कि बहुत थोड़े ही लोग थे, बहुत कम ही लोग थे जो प्लेन के अंदर बैठने की हिम्मत कर पाते थे, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी टिकट हुआ करती थी उस टाइम पर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस टाइम पर प्लेन क्रैश होना बहुत बहुत ज्यादा आम बात थी। आए दिन कोई ना कोई प्लेन क्रैश होने की न्यूज उस टाइम पर अखबारों में छपती रहा करती थी और इसी चीज का फायदा अब ये जैक ग्राहम उठाने वाला था। अब यहाँ पर भी दो बहुत बड़े इंसिडेंट बने। जैसे ही जैक ने अपनी माँ को टाटा बाय बाय गुड बाय किया और जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, तब यहाँ पर उसे एक सैली नाम की एक और लड़की मिली और ये सैली कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी ग्लोरिया की बहुत अच्छी दोस्त थी। और जैसे उसने सैली को देखा, उन दोनों ने हाय हेलो करी। उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब यहाँ सैली ने कहा कि मेरी शादी होने वाली है और मैं अब यहाँ सिएटल जा रही हूँ, मेरी अब फ्लाइट है। तो जैसे उसने कहा कि तुम सिएटल जाने वाली हो, तब यहाँ सैली ने कहा कि हाँ क्यों, क्या हुआ? तब यहाँ जैक ने बताया कि मेरी माँ भी सिएटल जाने वाली है और उसकी भी यही फ्लाइट है, शायद तुम दोनों एक ही फ्लाइट के अंदर बैठने वाली हो। तब यहाँ सैली ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर वहां अंदर आंटी से मिल लूंगी, हम दोनों साथ ही बैठ जाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ये कहकर सैली वहां से निकल चुकी थी और अंदर जो कि अब यहाँ डेजी चेक इन कर रही थी अपने लगेज को, उसने अपना वो सूटकेस वहां अंदर काउंटर पर, अगर आप एयरपोर्ट में गए हो, अगर आप प्लेन में बैठे हो तो आपको पता होगा कि हमें अपना बैग, जो कि बड़ा बैग होता है, एक छोटा बैग होता है हैंड बैग जिसे हम हाथ में रख सकते हैं, एक बड़ा बैग हमें अंदर चेक इन करवाना पड़ता है, अंदर काउंटर पर देना पड़ता है, जो कि वो सीधा प्लेन के कार्गो एरिया में चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ डेजी ने अपना लगेज चेक इन के लिए दिया और जब चेक इन लगेज का वेट किया गया, मतलब कि उसका भार तोला गया कि आखिर ये कितने किलो का है, तब यहाँ पर उस कर्मचारी ने डेजी को बताया कि आपका जो ये बैग है इसके अंदर काफी ज्यादा सामान है, ये ओवरवेट हो चुका है, आपको कुछ सामान निकालना पड़ेगा वरना आपको ओवरवेट की फीस देनी पड़ेगी। अगर उस टाइम पर भी डेजी वो बैग खोलकर उसके अंदर से सामान निकाल देती और उसको उस टाइम पर पता शायद लग भी जाता कि आखिर उस गिफ्ट के अंदर क्या है, तब भी यहाँ पर ये कांड रुक सकता था, मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। लेकिन यहाँ पर डेजी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता दो, मुझे सारा का सारा सामान ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए है, मैं पैसा दे दूंगी। और जैसे ये चीज़ उस कर्मचारी ने सुनी, उसने बता दिया कि आपको इतने इतने पैसे देने हैं। डेजी ने वो पैसे निकाल कर अपने बैग से दिए और वो बैग वहीं पर अब जमा हो चुका था। दिक्कत यहाँ उस टाइम पर यह भी थी कि सिक्योरिटीज उस टाइम पर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी एयरपोर्ट्स की। उस टाइम पर जिसका भी जो मन करता वो अपने साथ वो सामान लेकर प्लेन के अंदर बैठ जाता। कोई वहां पर अंदर प्लेन के अंदर बैठकर बीड़ी सुट्टा फूक रहा है, कोई दारू वगैरह पी रहा है, कोई सामान अपने साथ टांग कर, मतलब कि हथियार वगैरह टांग कर प्लेन के अंदर घुस गया है। सिक्योरिटी के नाम पर वहां एयरपोर्ट वाले सिर्फ हग रहे थे, कुछ नहीं था सिक्योरिटी के नाम पर। जिसका जो मन करता वो प्लेन के अंदर लेकर जा सकता था। आज के टाइम पर तो मैं जब भी एयरपोर्ट के अंदर जाता हूं तो मेरा एक कड़ा तक जो मैं पहन के रखता हूं, हमेशा ये भी उतरवा दिया जाता है कि नहीं आप इसको अंदर लेकर नहीं जा सकते, इसकी भी वो चेकिंग करते हैं अच्छे से। और उस टाइम पर वहां लोग अपने साथ चाहे तोप ही क्यों ना ले जाएं, वो भी उस टाइम पर वैलिड मानी जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर स्कैनिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आई ही नहीं थी। खैर जैसे ही वो डेजी ने बैग चेक इन किया, वो बैग अब प्लेन के अंदर जाने वाला था, वो लोड होकर कार्ट के अंदर, और डेजी खुद साइड से होते हुए अपना वही फॉर्मली जो सिक्योरिटी चेक था उसके ऊपर लेडी पुलिस ने डेजी का सिक्योरिटी चेक किया। डेजी वहां से निकलकर अब प्लेन के अंदर जाकर बैठ चुकी थी। 6:58 पर ये प्लेन DC-6, जो कि हम यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 629 भी कह सकते हैं, ये अब उड़ने को तैयार थी। 6:58 पर शाम को इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 7 बजे के कुछ मिनटों बाद ही ये जहाज सिएटल कुछ ही देर में पहुंचने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही सिएटल और डेनवर के बीच में ही जो गांव पड़ते थे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, उस आसमान में बहुत बड़ा एक धमाका लोगों को सुनाई दिया। और जैसे ही इस धमाके की आवाज की तरफ लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि आसमान में काफी सारी रोशनी है और वो सारी आग लगी हुई है और आग का बहुत बड़ा गोला तेजी से अब धरती की तरफ आ रहा है। जैसे ही लोगों ने चीज देखी वो सभी डर गए कि कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड है जो अब नीचे गिर रहा है और ये पूरी धरती को खत्म कर देगा। लेकिन धीरे धीरे कर आते आते वो सारी चीजें जल चुकी थी, मतलब कि बहुत थोड़ा ही मलबा नीचे बचा हुआ था और सारी आग भी जो थी वो ऊपर शांत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे आते आते वो जो सारा मलबा था ये प्लेन का, क्योंकि वो धमाका उस प्लेन में हुआ था, वो प्लेन का सारा मलबा नीचे आकर 6 मील के एरिया में अलग अलग खेतों में फैल चुका था। कहीं पर इस जहाज की आगे की नोज पड़ी थी, कहीं पर टेल पड़ी थी, कहीं पर बीच का फ्यूसलॉज पड़ा था, कहीं पर इसके लैंडिंग गियर्स पड़े थे, कहीं पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, वो भी चिथड़े उड़े हुए।
जैसे ही जहाज क्रैश होने की खबर वहां एविएशन इंडस्ट्रीज को लगी तो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट उस टाइम पर अमेरिका के इस मौके पर पहुंच गए कि आखिर ये जहाज कैसे टूट गया, आखिर इसके साथ क्या हुआ था। सभी इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। इस पूरे के पूरे सीन को प्रॉपर सील कर दिया गया था ताकि कोई भी यहां से व्यक्ति कोई सामान वगैरह उठाकर ना लेकर जा सके, लेकिन फिर भी कांड इससे पहले ही हो चुका था क्योंकि ये लॉन्गमॉन्ट गांव के ऊपर ये क्रैश हुआ था इसके खेतों के अंदर। तो यहाँ जो आसपास लोग रह रहे थे, जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, उनके हाथ जो भी लगा वो यहां से उठा कर ले गए अपने घर पर और आगे जाकर उन्होंने उसे बेच भी दिया होगा। खैर, जैसे यहां पर इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर पहुंचे तो उनको ये सारा मलबा 6 मील के एरिया में पड़ा हुआ मिला। ये चीज देखते ही सबसे पहले वो ये तो समझ गए थे कि अगर ये जहाज नीचे आकर क्रैश करता तो ऑब्वियसली उसके पार्ट्स आसपास ही पड़े होते, 6-6 मील दूर तक जाकर वो ना फैलते, क्योंकि अगर वो नीचे क्रैश करता तो पूरा प्लेन नीचे आता, ऐसे टुकड़ों में बंटकर नहीं आता, जिसका मतलब ये था कि जहाज ऊपर ही हवा में फट चुका था। अब ये चीज तो लोगों को समझ आ चुकी थी। खैर, यहाँ से पूरा का पूरा मलबा उठाया गया, जितनी भी लाशें थी वो सारी उठाई गई। टोटल यहाँ पर 39 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स यानी कि टोटल 44 लोगों की मौत हो चुकी थी और ये खबर देश में आग की तरह फैली। जैसे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स ने इस मलबे को उठाया और अपने यार्ड के अंदर लेकर गए, क्योंकि उनका काम था इस मलबे की जांच करना कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, ये उन्हें पता लगाना था। तो जैसे जैसे उनको मलबा मिलता गया, बीच वाला जो फ्यूजलेज था वो भी उन्होंने उठाया, आगे वाला जो हिस्सा था, जो उसकी नोज थी वो भी उठाई, जो पीछे वाली टेल थी वो भी उठाई, लेकिन नीचे का काफी सारा हिस्सा वो गायब था। या तो उनको लग रहा था कि वो लोग जो आसपास गांव में रहते थे वो उठाकर ले गए उसे कबाड़ में बेचने के लिए, या फिर वो ऊपर ही हवा में गायब हो चुका था। तो जैसे जैसे उनको मलबा मिला उन्होंने वापस उसको जोड़ना शुरू कर दिया और अब उनके सामने एक इमेज क्लियर होती जा रही थी कि नहीं, इस प्लेन के साथ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ है। जी हां, अब ये प्लेन ना सिर्फ अमेरिका की न्यूज मीडिया की बल्कि पूरी दुनिया की ही हेडलाइन बनने वाला था, क्योंकि अब ये प्लेन क्रैश एक हादसा नहीं बल्कि क्राइम सीन के अंदर बदल चुका था। अब जैसे इन्वेस्टिगेटर्स इस प्लेन का पिछला हिस्सा यानी कि टेल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब उन्हें समझ में आया कि नहीं यार, इस पे तो हल्की फुल्की खरोचों के अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब ये नीचे आने के बाद ही इस प्लेन से अलग हुई है। और इसके अलावा जब वो आगे की नोज को जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब वो भी बिल्कुल प्रॉपर स्क्रैचलेस थी, नीचे आने के बाद ही उसको चोटें लगी थी, ऊपर वो भी एकदम सही सलामत थी। और जब बीच वाले फ्यूजलेज को यानी कि मेन कैबिन को देखा गया तब वो कैबिन नीचे से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, जिसके मतलब यहाँ पर दो निकल रहे थे इन्वेस्टिगेटर्स के सामने कि या तो ये प्लेन ऊपर हवा में ही ब्लास्ट हो गया होगा या फिर ये जब नीचे क्रैश हुआ तब इसको ये चोटें लगी होंगी। और इसी बात का पता लगाना था कि आखिर इस प्लेन के साथ हवा में क्या हुआ था और नीचे आने के बाद क्या हुआ। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी पूरी जान झोंक कर इसके फ्यूजलेज को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको एक पैटर्न समझ में आया, और वो पैटर्न ये था कि नीचे से जो फ्यूजलेज था, इसका जो मलबा था या फिर जो ये मेटल लगी हुई थी, इसका जो पूरा पतरा था जो भी था ये, वो बाहर की तरफ बेंड था। मतलब कि अंदर से किसी ने धक्का दिया था और वो तब जाकर बाहर से बेंड हो गया और उसका ये कुछ हाल बना। मतलब इस जहाज के कार्गो कैबिन से, जो कि कार्गो कैबिन ऑब्वियसली नीचे होता है, ऊपर सीटें लगी होती है और पूरा प्लेन ऐसे बेंड किया जाता है। तो यहां पर अब इन्वेस्टिगेटर समझ चुके थे कि इसके कार्गो कैबिन के अंदर कुछ ऐसा दबाव बना कि जिससे ये नीचे कार्गो कैबिन फट गया। ये तो बात उनको समझ में आ चुकी थी। अब पता लगाना था कि आखिर वो दबाव था कौन सा। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने इस प्लेन में बैठे हुए सभी यात्रियों की लिस्ट निकाली, सभी क्रू मेंबर्स की लिस्ट निकाली और उनका पास्ट खंगालना शुरू किया। सभी यात्रियों की लिस्ट निकालने के बाद सभी यात्रियों का रिकॉर्ड एकदम क्लीन मिला। अब फिर से इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए और तब यहाँ पर इस केस के अंदर FBI को इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि अब ये क्रिमिनल केस था। FBI ने अब सबसे पहले इन इन्वेस्टिगेटर्स की मदद से इस पूरे मलबे की जांच करी और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मलबा मिला है इसके साथ लोगों का लगेज भी तो मिला होगा, उस लगेज को तुरंत पकड़ कर लेकर आओ, हम देखते हैं कि आखिर लगेज लोग क्या क्या लेकर जा रहे थे अपने साथ। और जो जो बाकी बचे हुए बैग थे वो सभी लेकर आए गए और साथ ही उनमें डेजी का भी बैग मौजूद था, जिसका ऊपर वाला हिस्सा, जो सूटकेस होता है उसमें एक नीचे वाला हिस्सा होता है और ऊपर से ढक्कन होता है जिसे हम चैन बंद करते हैं। पहले भी ऐसे ही सूटकेस बनाए जाते थे, तो अब उस सूटकेस का सिर्फ ऊपर वाला ढक्कन ही मौजूद था, साथ ही एक हैंडल जो था वो भी उसे अटैच था, बाकी सब कुछ उसका फट चुका था। तो जैसे ही FBI वालों ने इन सारे सूटकेसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो डेजी का सूटकेस भी उनके सामने आया और उसके अंदर एक्सप्लोजिव के निशान मिले। जी हाँ, जैसे ही उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे इन्वेस्टिगेटर्स, उनको इस सूटकेस के अंदर बारूद होने के निशान मिल चुके थे और अब पुलिस वाले और FBI सारे के सारे समझ चुके थे कि हाँ, इसी बैग के अंदर ऐसा कुछ था जिससे धमाका हुआ और ये पूरा का पूरा प्लेन ब्लास्ट हो चुका था। और अब FBI वालों को पता लगाना था कि आखिर ये सूटकेस था किसका और क्यों ये पैसेंजर अपने साथ बॉम्ब को लेकर गया था। उस बैग को लेकर पूरे एयरपोर्ट पर तलाशी की गई। उस टाइम पर CCTV वगैरह हुआ नहीं करते थे, लेकिन हाँ,
उस बैग को उस कर्मचारी ने पहचान लिया, उस ढक्कन को उस कर्मचारी ने पहचान लिया जिसने बैग डेनवर एयरपोर्ट के ऊपर चेक इन में लिया था। जी हाँ, वो कर्मचारी उस बैग को देखते ही पहचान गई कि हाँ, ये बैग तो मुझे देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि जो लेडी इस बैग को लेकर आई थी उसका ओवरवेट था और मैंने उसे सामान निकालने के लिए भी कहा था, लेकिन वो लेडी सामान निकालने से मना कर गई। उसने मुझे पैसे दे दिए क्योंकि वो ये पूरा का पूरा बैग और इसके अंदर मौजूद सामान अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी। जैसे ये बात FBI वालों ने सुनी तो उस कर्मचारी से कहा गया कि तुरंत उस कर्मचारी की डिटेल निकालो, हमें जानना है। और जल्दी ही FBI वालों के हाथ में डेजी एल्डोरा किंग का नाम लग चुका था। लेकिन अब FBI वाले भी कंफ्यूज कि एक लेडी, एक नॉर्मल सी लेडी ये सब काम क्यों करेगी, वो अपने साथ बॉम्ब क्यों लेकर जाएगी। डेजी के घर को तलाशते हुए पुलिस वाले सीधा जैक के घर पर गए और जैक से पूछताछ करी। उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया गया और वहां उससे अच्छे से पूछताछ की गई। लेकिन यहाँ जैक ये बताने के लिए तैयार ही नहीं था कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। वो तो खुद अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था कि ओहो हो, मेरी माँ तो मर गई, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कौन संभालेगा, हम तो बिल्कुल ही अनाथ हो गए हैं। एक बार फिर से मैंने तो अपनी पहली जिंदगी भी अनाथालय में बिताई थी, मुश्किल से खुशियां आई थी। वो सारा का सारा ड्रामा पुलिस वालों के आगे करने लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने इस जैक की हिस्ट्री को खंगाला तब पुलिस वाले समझ गए कि नहीं, ये तो कुछ और ही भसड़ है। ये जैसा दिख रहा है हमारे सामने ये वैसा है नहीं, ये लिटरली हमारे आगे सिर्फ हग रहा है। और तब पुलिस वालों ने इसके ऊपर थोड़ा जोर बनाया, इस बाबूजी की अच्छे से सेवा करी और सेवा करते ही इसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, इसने बताया कि कैसे उसने अपनी माँ के बैग के अंदर ये बॉम्ब प्लांट किया था सिर्फ इसलिए ताकि उसकी माँ का इंश्योरेंस क्लेम उसको मिल जाए और साथ ही उसकी माँ की जो भी प्रॉपर्टी है वो भी उसके हिस्से में आ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नौकरी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये चीज़ पुलिस वालों ने सुनी तो उनका दिमाग हिल गया। वो पूछने लगे कि क्या तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? इतना खतरनाक प्लान कौन बना सकता है? क्योंकि यहां पर ना सिर्फ डेजी की जान गई थी बल्कि 43 और लोग भी जो उस प्लेन के ऊपर सवार थे वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे इस बहुत ही बेरहम हादसे में। सोचकर देखिए आप उनके साथ क्या हुआ होगा, सोचकर देखिए आप उनके साथ क्या हुआ होगा। वो प्लेन में आराम से बैठे होंगे, कोई अपना खाना बना खा रहा होगा, कोई अपनी मैगजीन वगैरह पढ़ रहा होगा, कोई एक दूसरे से बातें कर रहा होगा, कोई बाहर देख रहा होगा और तभी एक धमाके की आवाज उन्हें सुनाई दी होगी। प्लेन कई हिस्सों में टूट चुका था और अब सारे के सारे लोग नीचे गिरने लगे थे। 6 मील के इलाके में टोटल 44 लाशें मिली थी और सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि किसी भी लाश की पहचान तक नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी हालात कुछ ऐसे थे, इतनी ऊंचाई से तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई से गिरने पर उनमें से कोई भी नहीं बचा। बचने तो दूर की बात, उनकी शक्ल तक पहचान में नहीं आ रही थी, कपड़ों से उनकी पहचान की गई। जब कोर्ट में उसके बयान लिए गए तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चाहे 1000 लोग होते मैं उनको भी मार डालता क्योंकि मुझे मेरी माँ को मारना था। सिर्फ अपनी माँ को मारने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। किस हद तक गया इसका अंदाजा तो आपने अभी तक लगा ही लिया होगा। जब ये चीज कोर्ट ने सुनी तो तुरंत ही उसे सोसाइटी के लिए खतरा माना, दुनिया के लिए खतरा माना और उसे डेथ पेनल्टी सुना दी गई। 11 जनवरी 1957 का दिन रखा गया जब फाइनली इस चटपटे से आदमी को इस दुनिया से अलविदा किया जाना था। जी हाँ, सुबह सुबह से जेल में उठाया गया, इसे नहलाया गया, इसे अंतिम इच्छा पूछी गई, इसने कुछ नहीं मांगा और तुरंत इसे गैस चैम्बर के अंदर ले जाकर बंद कर दिया गया और उस गैस चैम्बर के अंदर जहरीली गैसें छोड़ दी गई जिससे कुछ ही मिनटों में इसकी मौत भी हो गई। सोचकर देखिए आप, इसे क्या तो भी इंश्योरेंस मिल गया, क्या उसे पैसा मिल गया, क्या उसे जमीन जायदाद मिल गई जो कि उसकी माँ उसके लिए छोड़ कर गई थी। मेरे ख्याल से इससे बड़ी मूर्खता और इससे ज्यादा वहशीपन मैंने आज तक नहीं देखा। बदकिस्मती की बात यह थी कि ये जो 1955 में ये जो कांड हुआ अमेरिका में, ये पहली बार नहीं हुआ था। 20 साल पहले भी ऐसे ही एक और कांड अमेरिका में हुआ था और उसके बाद भी दुनिया में काफी सारे ऐसे कांड हुए। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूँ ऐसा ही कांड हमारी एक इंडिया की भी फ्लाइट के साथ हुआ था। उसकी भी स्टोरी मैं आपको जल्दी ही सुनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था प्रॉपर पूरे तरीके से। लेकिन उसके ऊपर मैं अभी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इन बिटवीन आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, या तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट करुणा सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।